नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का एसके स्मार्ट क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले प्लासी का युद्ध, जो कि हमारा हिस्ट्री का थर्ड लेक्चर होगा। और ध्यान समझिएगा दोस्तों, ये जो मैं 50 से 60 वीडियो जो आपका होने वाला है, और ये जो आपके लिए बहुत ही रामबाण साबित होगा, क्योंकि दोस्तों इस लेक्चर में हिस्ट्री के लगभग सारे टॉपिक जो आपके क्वेश्चन में आते हैं वही आपको दिए जाएंगे। ठीक है, फालतू चीज़ें आपको कहीं से भी नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो अगर आप दोस्तों किसी भी आयोग परीक्षा की तैयारी करें तो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें होने वाली है आपके लिए। देखिए, प्लासी का युद्ध जब हम पढ़ेंगे दोस्तों, क्योंकि प्लासी का युद्ध आज हम पढ़ेंगे, तो प्लासी के युद्ध के बारे में दोस्तों आपको तो बता दिया जाता है कि सर 23 जून 1757 में युद्ध हुआ और रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के मध्य होता है। तो ये तो लगभग पता है, लेकिन अब ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे, क्योंकि दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि प्री एग्जाम आप जब देंगे, प्री के बाद मेंस होगा, तो उसमें क्वेश्चन काफ़ी घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो इसके लिए दोस्तों आप जो मैं तरीका मैं पढ़ा रहा हूँ इस तरीके से पढ़ेंगे तो आई होप कि इसके बाद आपको प्लासी की युद्ध पढ़ने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। बस इस लेक्चर को आप देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं सर कि जो प्लासी का युद्ध होता है ये होता कहाँ है। सर ये होता है पश्चिम बंगाल में, नदिया जिला होता है। पश्चिम बंगाल में नदिया जिला होता है, और नदिया जिला जो कि है वो उसी नदिया जिले में एक प्लासी का मैदान होता है। और प्लासी का मैदान जो है दोस्तों ये भागीरथी नदी के किनारे या हुगली नदी के किनारे बसा है। अब क्वेश्चन पूछा था भागीरथी या हुगली, तो देखिए सर भागीरथी जो नदी है जिसको हम गंगा भी कहते हैं, तो भागीरथी नदी जो है जब पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है तो ये जो है हुगली नाम से जाना जाता है। ठीक है, ठीक, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, समझ लीजिए कि प्लासी का मैदान कहाँ पे, तो आपको बताना है पश्चिम बंगाल नदिया जिले में, जो कि भागीरथी नदी या हुगली नदी के किनारे बसा है। ठीक है, चलिए अब देखिए क्या होता है कि सर कोई भी युद्ध होता है तो उसका कोई ना कोई रीजन होता है, कोई ना कोई बैकग्राउंड, कोई ना कोई पृष्ठभूमि होती है, और वही बैकग्राउंड हमें समझना है कि क्या थी, ऐसा क्या रीजन था जिसकी वजह से प्लासी का युद्ध होता है। अंग्रेज और सिराजुद्दौला, अंग्रेज में रॉबर्ट क्लाइव था, तो क्या रीजन था इसका। देखिए होता क्या सर कि एक क्वेश्चन और उठता होगा आपके दिमाग में कि भैया यहाँ पे तो मुगलों का शासन हुआ करता था ना, तो बंगाल में नवाब कहाँ से आ गए, जब मुगलों का शासन था तो नवाब कहाँ से आ गए। देखिए क्या होता है सर कि बंगाल जो था एक स्वतंत्र प्रांत हुआ करता था, बंगाल जो था एक स्वतंत्र प्रांत हुआ करता था, और यहाँ के जो शासक होते थे वो नवाब हुआ करते थे। कैसे, देखिए सबसे पहले मैं आपको बंगाल के नवाब के बारे में बता देता हूँ, कुछ थोड़ा सा डिटेल, आपको पूरा रटना नहीं है, केवल समझना है। होता क्या दोस्तों कि सबसे पहला जो बंगाल के नवाब की बात करते हैं तो मुर्शिद कुली खां, जो कि 1717 से 1727 के बीच था। मुर्शिद कुली खां के बाद दोस्तों ये क्या है, कुली खां का दामाद सुजाउद्दीन होता है। कुली खां के बाद सुजाउद्दीन, जो कि मुर्शिद कुली खां का दामाद था, और ये 1727 से 1739 के बीच। सुजाउद्दीन का फिर उसके बाद बेटा सरफराज खां ये बनता है, जो कि 1739 से 40 के बीच, केवल 1 साल का डिफरेंस था। और यहाँ पे फिर दोस्तों सरफराज खां के बाद, सरफराज खां की हत्या करके दोस्तों अली वर्दी खां आता है, और जिसका शासनकाल 1740 से 56 तक था। अब देखिए यहाँ तक पहुँचते हैं तो अब यहाँ पे आता है सिराजुद्दौला। कौन आता है सर, सिराजुद्दौला। ठीक है, तो सिराजुद्दौला कौन था, ये जो है अली वर्दी खां का क्या था, नाती था। अली वर्दी खां का नाती सिराजुद्दौला, जिसका शासनकाल 1756 से 57 के बीच हुआ। तो यही महत्वपूर्ण है सिराजुद्दौला और पढ़ना में। और उसके बाद मीर जाफ़र और मीर कासिम, तो ये बक्सर युद्ध में पढ़ेंगे। ठीक है, बस आपको यही याद रखना है। चलिए देखिए मीर जाफ़र की बात करें तो दोस्तों मीर जाफ़र तो आपको पता ही होगा कि सिराजुद्दौला के बाद मीर जाफ़र बनता है, क्योंकि मीर जाफ़र जो था वो क्या था, सिराजुद्दौला का सेनापति था, जिसने क्या किया, धोखा दिया था सिराजुद्दौला को, और अंग्रेज़ों के साथ क्या कर लिया था, अंग्रेज़ों के साथ मतलब अंग्रेज़ों का साथ दे रहा था। तो यही तो मेन जड़ था। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं, तो बात करते हैं सबसे पहले मुर्शिद कुली खां के बारे में। ठीक है, देखिए मुर्शिद कुली खां की बात करें अगर, तो दोस्तों मुर्शिद कुली खां क्या था कि जब औरंगजेब का शासन था, हमें पता है मुगल शासक कौन था, औरंगजेब था। और औरंगजेब जो था 1700 में औरंगजेब ने क्या किया, मुर्शिद कुली खां को बंगाल का दीवान नियुक्त किया। क्या नियुक्त किया, बंगाल का दीवान, मुर्शिद कुली खां को 1700 में। दोस्तों इसके बाद क्या होता है कि औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, और औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो अगला मतलब अगला मुगल शासक होता है वो होता है फर्रुखसियर, यानी औरंगजेब के बाद कौन होता है, फर्रुखसियर। तो ध्यान समझिएगा, जब 1700 में औरंगजेब ने मुर्शिद कुली खां को बंगाल का दीवान नियुक्त किया, तो उसने क्या किया, कौन, मुर्शिद कुली खां ने, इसने बंगाल की राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद बनाया। बंगाल की राजधानी ढाका से क्या कर दिया, मुर्शिदाबाद। अब देखिए क्वेश्चन पूछता है कि बंगाल की राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद किसने बनाया, तो आपको बताना मुर्शिद कुली खां। ठीक है, याद कैसे करना है, तो देखिए मुर्शिदाबाद, मुर्शिद वर्ड आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो यही याद रखना है, मुर्शिदाबाद से मुर्शिद। ठीक है, ऐसे याद रखना है। फिर होता क्या है कि
उसके बाद दोस्तों फर्रुखसियर आता है। तो हमें पता है औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, फिर फर्रुखसियर आता है। और फर्रुखसियर ने क्या किया कि 1717 में मुर्शिद कुली खां को बंगाल का सूबेदार नियुक्त कर देता है। क्या नियुक्त कर देता है? बंगाल का सूबेदार। और जब इसे बंगाल का सूबेदार नियुक्त कर देता है तो दोस्तों 1719 में ही, यानी 1 साल बाद, 2 साल बाद दोस्तों क्या होता है, मुर्शिद कुली खां को उड़ीसा की सूबेदारी भी मिल जाती है। उड़ीसा की सूबेदारी क्यों? देखिए दोस्तों, आज का जो बंगाल है वो अंग्रेजों के शासन में वो बंगाल, बिहार, उड़ीसा और बांग्लादेश ये सब एक हुआ करते थे। तो आज का बंगाल जिसको हम कह रहे हैं ना, ये कभी बंगाल, बिहार, उड़ीसा और इसके अलावा बांग्लादेश ये एक ही हुआ करते थे। ठीक है, इनका बाद में तो विभाजन हुआ, अंग्रेजों ने किया। तो यही इसको क्या मिला, उड़ीसा की सूबेदारी मिल गई। दोस्तों इसकी एक खास बात थी, किसकी? मुर्शिद कुली खां की। और वो खास बात क्या थी? देखिए खास बात ये थी कि ये क्या करता था, ये अंग्रेजों को बड़ा रियायत देता था, यानी बड़ा छूट देता, अंग्रेजों को बड़ा रियायत देता था, बड़ा मेहरबान था अंग्रेजों पर, जिसकी वजह से औरंगजेब के पोते अजीब हसन से इसका मतभेद हो गया। लेकिन फिर भी क्या किया इसने खालसा व्यवस्था को परिवर्तित करके इजेदारी व्यवस्था लागू की। खालसा व्यवस्था, देखो इजेदारी व्यवस्था क्या होता है सर, एक प्रकार की भूमि राजस्व वसूल करने की प्रथा होती है, नहीं, कर वसूल करने की प्रथा होती है। और दोस्तों इसने एक काम और किया, इसने कृषि प्रथा की शुरुआत की। ये किसी नहीं है, कृषि है। क्या है? इसने कृषि प्रथा की शुरुआत की, कृषि प्रथा की शुरुआत की। ठीक है, तो ये मुर्शिद कुली खां के बारे में हो गया। दोस्तों मुर्शिद कुली खां के बाद अगला जो बंगाल का नवाब होता है, दोस्तों याद रखिएगा वो कौन होता है, वो होता है, हमने बताया, सुजाउद्दीन। ठीक है, इसके बाद सुजाउद्दीन आता है। तो अब बात करते हैं सुजाउद्दीन, जो कि कुली खां का दामाद था। मुर्शिद कुली खां का क्या था? दामाद था। देखिए इसका जो शासनकाल था वो 1727 से 1739 के बीच था। दोस्तों इसको क्या मिलता है? इसको बिहार की सूबेदारी मिलती है। तो हमने बताया ना कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा ये सब उसी में शामिल थे। तो इसको क्या मिलता है? बिहार की सूबेदारी मिली। ठीक है, बिहार की सूबेदारी मिलती है। तो इसके शासनकाल में, तो सुजाउद्दीन के बारे में बस यही याद रखना है कि इसको बिहार की सूबेदारी मिलती है। सुजाउद्दीन के बाद दोस्तों क्या होता है, इसका जो पुत्र था सरफराज खां वो आता है, जिसका शासनकाल 1739 से 40 के बीच था। और ये जो सरफराज खां था दोस्तों, ये बिलासी प्रवृत्ति का था। बिलासी मतलब काफ़ी बहुत ज़्यादा प्रजा पर ध्यान ना देना, कहने का मतलब ये बिलासतापूर्ण जीवन जीता था, है ना, अय्यासबाज जिसको हम कहते हैं। तो इसमें दोस्तों अब आपको पता है कोई भी राजा अगर इस तरह का होता है तो उसका विनाश बहुत जल्दी संभव होता है, और हिस्ट्री में उसका नाम भी बहुत ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि नाम इतिहास में उसी का रहता है जिसने कुछ किया हो। ठीक है, तो ये बिलासी प्रवृत्ति का था। और दोस्तों बिलासी प्रवृत्ति होने के नाते दोस्तों क्या होता है, इसका फ़ायदा उठाता है कौन? अलीवर्दी खां। अलीवर्दी खां ने इसका फ़ायदा उठाया और 10 मार्च 1740 को गिरिया युद्ध में सरफराज खां को क्या कर दिया? पराजित कर दिया, यानी सरफराज खां को हराया और बंगाल का स्वतंत्र नवाब बन गया। तो क्वेश्चन उठता है कि बंगाल का स्वतंत्र नवाब कौन बना? तो आपको बताना है बंगाल का स्वतंत्र नवाब आपका अलीवर्दी खां बनता है। अली नहीं है, अली है, अलीवर्दी खां। तो क्वेश्चन तैयार कर लीजिए कि बंगाल का स्वतंत्र नवाब कौन बना? अलीवर्दी खां। कौन बना? अलीवर्दी खां। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो अलीवर्दी खां क्यों बना? क्योंकि सरफराज खां का जो मतलब जो उसकी हैबिट थी, जो आदत थी, उसका इसने फ़ायदा उठाया। और फ़ायदा उठाने पर इसने गिरिया युद्ध में 1740 में इसको क्या किया? पराजित किया और बंगाल का स्वतंत्र नवाब बन गया। दोस्तों अब यहाँ पे अलीवर्दी खां की बात करते हैं। अब जब अलीवर्दी खां की बात करते हैं तो दोस्तों इसका शासनकाल 1740 से 56 के बीच था। देखिए अलीवर्दी खां की अगर बात करें तो दोस्तों इसका जो शुरुआती दौर था ना वो थोड़ा कठिनाई से गुजरा, यानी इसका शुरुआती दौर मुश्किलों से भरा था। क्यों? देखिए क्योंकि इसकी दो खास बातें थी। इसके शासनकाल में दो घटने हुए। जैसे इसके शासनकाल में दोस्तों मराठों का तो आक्रमण होता है सबसे पहले। भाई अभी नया नया नवाब बना और तुरंत मराठों का आक्रमण भी हो जाता है तो प्रॉब्लम तो होगा कि नहीं होगा। तो वही इसके शासनकाल में हुआ, मराठों का आक्रमण हुआ। और दोस्तों जब मराठों का आक्रमण होता है तो ये चूँकि मराठों के आक्रमण में ये कमज़ोर पड़ जाता है, और कमज़ोर पड़ गया तो जाहिर सी बात है ये क्या करेगा? संधि करेगा, संधि कर लेता है। और मराठों से संधि करता है तो संधि किसके साथ करता है? 1751 में रघुजी भोंसले के साथ करता है। रघुजी भोंसले के साथ ये संधि करता है और संधि के अनुसार अब ये क्या करेगा? मराठों को राजस्व देगा। मराठों को क्या देगा? राजस्व देगा। ठीक है, राजस्व देगा मराठों को। तो ये संधि की बात थी। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि अलीवर्दी खां का मराठों से युद्ध होता है तो उसमें संधि के अनुसार सीधे आपको बताना कि ये क्या करता है? मराठों को क्या करता है? राजस्व देता है।
उसके बाद दोस्तों क्या होता है, एक तो बात ये हो गई, चलिए ठीक है। दूसरी बात क्या थी, दूसरी बात ये थी कि अलीवर्दी खान ने अंग्रेजों को मधुमक्खी की संज्ञा दी। तो दो बातें इसके शासनकाल में, देखिए अलीवर्दी खां के बारे में आपको दो महत्वपूर्ण चीज़ें याद रखना है। पहली चीज़ ये कि इसके शासनकाल में मराठों का आक्रमण होता है जिसमें संधि होती है और वो मराठों को क्या करता है, राजस्व देता है। दूसरी बात ये याद रखनी है कि अलीवर्दी खां है जो अंग्रेजों को मधुमक्खी की संज्ञा देता है। तो अंग्रेजों को मधुमक्खी की संज्ञा कौन देता है, तो आपको बताना अलीवर्दी खां। क्या कहता है दोस्तों, अंग्रेजों के बारे में ये कहता है कि अंग्रेज जो हैं, अंग्रेज एक मधुमक्खी छत्ते की तरह है, मधुमक्खी के छत्ते की तरह है। अगर आप इन्हें नहीं छेड़ेंगे तो यह शहद देंगे और अगर आप इन्हें छेड़ेंगे तो यह काट कर मार डालेंगे। यही आपको दोस्तों याद रखना है। देखिए पूछता है कि किस नवाब ने अंग्रेजों को मधुमक्खी की संज्ञा दी, तो आपको बताना अलीवर्दी खां, और ये स्टेटमेंट आपको याद रखना है, ठीक है। दूसरा कथन दोस्तों इसने सिराजुद्दौला से कहा, और सिराजुद्दौला कौन था, अलीवर्दी खां का नाती था। तो इसने दूसरा स्टेटमेंट सिराजुद्दौला से कहा, क्या कहा कि अंग्रेजों पर विश्वास कभी ना करो, जब भी मौका मिले इन्हें बंगाल से बाहर निकालो। और दोस्तों जब ये स्टेटमेंट सिराजुद्दौला से कहता है तो यहीं से सिराजुद्दौला के मन में अंग्रेजों के प्रति क्या जागता है, द्वेष जागता है। यानी यहीं से पृष्ठभूमि तैयार होती है किसकी, प्लासी के युद्ध की। कैसे भाई, अब इसके मन में अंग्रेजों के खिलाफ कुछ ना कुछ बगावत हुआ कि नहीं हुआ। जब इसके नाती की बात करें तो भाई अलीवर्दी खान ने सीधे इससे कहा कि भैया विश्वास कभी ना करो, मौका मिले तो इन्हें बंगाल से बाहर निकालो। अब यहीं से इसके मन में खटक गया, अंग्रेजों के खिलाफ इसके मन में द्वेष भर गया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं और क्या रीजन था। अब दोस्तों अलीवर्दी खां की मृत्यु हो जाती है और अब कौन बनता है, सिराजुद्दौला बनता है। कौन बनता है, सिराजुद्दौला, जो कि 1756 से 57 के बीच होता है, ठीक है। देखिए सिराजुद्दौला के बारे में दोस्तों क्या है कि ये भी थोड़ा मुश्किलों से भरा था इसका जीवन। कैसे, देखिए होता क्या है, जैसे ही गद्दी पर बैठता है तो इसके खिलाफ दोस्तों षड्यंत्र रचा जाता है। षड्यंत्र का देखिए 23 वर्ष की आयु में तो ये गद्दी पर बैठता है और दोस्तों इसके खिलाफ, सिराजुद्दौला के खिलाफ उसके खुद परिवारजन ही थे। कैसे, देखिए इसका एक चचेरा भाई था जिसका नाम था शौकत जग, और इसकी चाची जो थी उसका नाम थी घसीटी बेगम। चाची कौन थी, घसीटी बेगम, और चचेरा भाई कौन था, शौकत जग। और दो और हिंदू व्यक्ति, एक का नाम था राज बल्लभ और एक का नाम था कृष्ण बल्लभ। दोस्तों ये सभी सिराजुद्दौला के खिलाफ थे। और होता क्या है कि ये जो चचेरा भाई शौकत जग था, ये खुद को बंगाल का नवाब बनना चाहता था, खुद को बंगाल का नवाब बनाना चाहता था, है ना। ये इसी चक्कर में था कि किसी तरह मैं सिराजुद्दौला क्या करूं, इस जगह से हटाऊं और खुद बंगाल का नवाब घोषित करूं। तो खुद को बंगाल का नवाब घोषित करने में लगा था। और इसका समर्थन कौन कर रहा था, इसका समर्थन कर रहे थे इसकी चाची, मतलब इसकी जो मतलब ये सिराजुद्दौला की चाची घसीटी बेगम, ये भी इसके समर्थन में थी, ठीक है। तो होता क्या दोस्तों कि यहाँ पे होता क्या है कि सिराजुद्दौला ने, जब सिराजुद्दौला को ये बात पता चलता है ना, तो उसने क्या किया, इसने शौकत जग को मनिहारी के युद्ध में पराजित किया। किसको, शौकत जग को, जो कि उसका चचेरा भाई है, पराजित किया और जिसमें उसकी हत्या भी कर दी गई। यानी सिराजुद्दौला ने मनिहारी के युद्ध में किसको मारता है, शौकत जग को मार डालता है, उसकी हत्या कर देता, और मनिहारी के युद्ध में वो क्या करता है, जीत जाता है सिराजुद्दौला। तो यहाँ से तो एक मतलब उसके खिलाफ जो षड्यंत्र रचा जा रहा था, तो एक रोड़ा तो हट गया, ठीक है, एक रोड़ा तो हट गया, ठीक है। तो यहाँ पे अब यहाँ देखिए, ये जो राज बल्लभ और कृष्ण बल्लभ के बारे में बता रहा हूँ, इसके बारे में आगे बताऊंगा अभी क्या था, ठीक है। तो ये था सिराजुद्दौला के बारे में। अब दोस्तों ये देखेंगे कि सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच जो रंजिश थे उसके क्या कारण थे, रंजिश के क्या कारण थे। क्या वही एक कारण था कि जो है मतलब जो अलीवर्दी खान ने अंग्रेजों के बारे में बताया, नहीं, ऐसा तो था नहीं कि अगर कोई व्यक्ति किसी को उकसा दे जाके तुरंत लड़ने लगेगा, नहीं, कोई ना कोई रीजन रहा होगा ना। अब देखिए कारण पढ़ते हैं क्या कारण थे। चलिए अब देखिए यहाँ पे सिराजुद्दौला अंग्रेज के बीच रंजिश के कारण क्या थे, तो समझिएगा। रंजिश के दोस्तों 3 से 4 कारण थे। एक तो पहले ही बता दिया, और वो क्या था कि अलीवर्दी खान ने सिराजुद्दौला को अंग्रेजों से सचेत किया था। पहले बताया, क्या सचेत किया था, यही बताया था ना कि भैया अंग्रेजों पे विश्वास मत करना, मौका मिले तो इनको क्या करना, खदेड़ देना। और यहीं से सिराजुद्दौला के मन में उसके प्रति द्वेष होता है, वो उनको बंगाल से भगाने में लग जाता है। तो यहाँ से पहला कारण तो यही हो गया। दूसरा कारण ये था दोस्तों, जो राज बल्लभ और कृष्ण बल्लभ थे ना, इनके ये क्या करते हैं, ये भागकर अंग्रेजों के पास चले जाते हैं। क्यों चले जाते हैं वो समझिए। देखिए
राजबल्लभ और कृष्ण बल्लभ के पास एक इल्ज़ाम लगा, इनके ऊपर एक इल्ज़ाम लगा कि इन्होंने घसीटी बेगम यानी जो सिराजुद्दौला की चाची थी उनके खजाने से चोरी किया है, ये इल्ज़ाम लगा। और जब ये इल्ज़ाम लगता है तो दोस्तों ये सिराजुद्दौला के डर से अंग्रेज़ों के पास भाग जाते हैं। और जब सिराजुद्दौला उन्हें लेने अंग्रेज़ों के पास जाता है तो अंग्रेज़ सीधे क्या करते हैं, मना कर देते हैं। तो एक तो ये भी इसके पास यहाँ पे कारण बना कि इसको ये लगा कि वो लोग अंग्रेज़ों क्या कर रहे हैं, अंग्रेज़ों की सहायता कर रहे हैं, तो एक तो ये भी था। तीसरी चीज़ क्या था दोस्तों कि फर्रुखसियर से प्राप्त दस्तक, यानी जो दस्तक का मतलब होता है फ्री पास, फर्रुखसियर से प्राप्त दस्तक का अंग्रेज़ों द्वारा गलत प्रयोग करना। यानी मैंने आपको इसके पहले सेकंड लेक्चर में पढ़ाया, जब आपके डच और अंग्रेज आते हैं तो क्या होता है, फर्रुखसियर ने क्या किया था दोस्तों, फर्रुखसियर ने अंग्रेज़ों को एक पास दिया था, फ्री पास। फ्री पास क्या दिया था, फ्री पास के अनुसार कि वो अंग्रेज कहीं भी व्यापार कर सकते हैं, अनियमित रूप से कहीं भी व्यापार कर सकते हैं। और इसी पास का ये फ़ायदा उठाते थे। कैसे दोस्तों, ये जो पास था इससे अंग्रेज़ों को व्यापार करने में कोई कर नहीं देना पड़ता था। कर का मतलब जैसे चुंगी कर, जैसे चुंगी कर आजकल जैसे टोल टैक्स होता है ना, वैसे चुंगी कर इनको नहीं देना पड़ता था, तो ये कहीं भी व्यापार कर सकते थे। दूसरी चीज़, ये जो दस्तक था ना, ये क्या करते थे, ये भारतीय मित्रों को बेचकर पैसा कमाते थे। भैया पास तो उनको दिया गया था तुम अपने प्रयोग में लाओ, लेकिन ये उसका गलत फ़ायदा उठा दूसरों को भी देकर क्या करते थे, उससे पैसा कमाते थे, तो ये मिस यूज करते थे इसका, ठीक है। तो ये भी इसको बुरा लगा। चौथा रीजन था दोस्तों अंग्रेजों द्वारा दुर्ग का निर्माण करना, यानी किलेबंदी करना। किलेबंदी मतलब वो क्या करते, दुर्ग बनाना शुरू कर दिए, किले बनाना शुरू कर दिए। तो यही नहीं, फ्रांसीसी भी यही काम करने लगे, क्योंकि फ्रांसीसी भी आ चुके थे, तो फ्रांसीसी और अंग्रेज दोनों क्या करने लगे थे, किलेबंदी करने लगे थे। लेकिन जब सिराजुद्दौला ने मना किया तो फ्रांसीसी तो मान जाते हैं, लेकिन अंग्रेज नहीं मानते हैं, तो इसको भी इस बात पे गुस्सा आया। देखिए यही धीरे धीरे क्या कर रहा है, यही धीरे धीरे रंजिश का कारण बन रहा है, यही तो मेन शुरुआत है युद्ध का, ठीक है। आगे चलते हैं। तो देखिए अब सिराजुद्दौला के पास अंग्रेजों पर आक्रमण करने के लिए कोई चारा तो बचा नहीं था, है ना, क्योंकि उसकी कोई बात मान ही नहीं रहता, तो वो बिल्कुल अब पूरी तरह से क्या हो चुका था, पूरी तरह से ये हो चुका था कि उसको आक्रमण करना है। हुआ क्या कि सिराजुद्दौला ने 6 जून 1756 को कासिम बाजार पर आक्रमण कर दिया और उससे जीत गया, ठीक है। कासिम बाजार पर क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया और उसको क्या कर दिया, जीत लिया। फिर 17 जून 1756 को क्या करता है दोस्तों, ये कोलकाता को भी जीत जाता है और अलीनगर नाम दिया, यानी कलकत्ता, उस समय कलकत्ता होता था, कोलकाता नहीं, तो कलकत्ता को जीतकर उससे क्या नाम दिया, अलीनगर नाम दिया, किसको, कलकत्ता को। यानी पहले तो वो कासिम बाजार पर आक्रमण करके जीतता है, फिर 17 जून 1756 को कलकत्ता को जीतता है और उसको एक अलग नाम दे दिया, अलीनगर नाम दे दिया। फिर दोस्तों क्या होता है कि 20 जून 1756 को इसने फोर्ट विलियम पर भी कब्जा कर लिया, फोर्ट विलियम पर भी क्या कर लिया, कब्जा कर लिया, ठीक है। देखिए अब ये आगे बढ़ रहा है। अब भैया देखिए अब ये काम जब कर रहा है तो अंग्रेजों को भी तो बुरा लगेगा, अब उधर से भी यानी ये भी क्या कर रहा है, अंग्रेजों को उकसा रहा है, ठीक है। यहीं से पूरी पृष्ठभूमि तैयार होती है। देखिए जब इतना काम कर दिया दोस्तों, तो चूंकि क्या था कि इस समय बंगाल का गवर्नर कौन था, ड्रेंच था। इस समय बंगाल का गवर्नर कौन था, ड्रेंच था। ड्रेंच दोस्तों अब चूंकि इसको पता था कि वो कमज़ोर है, वो सिराजुद्दीन से लड़ नहीं पाएगा, मतलब सिराजुद्दौला से लड़ नहीं पाएगा, तो ये खुद को क्या माना कि भैया ये अभी इस स्थिति में नहीं है कि सिराजुद्दौला से लड़कर उससे जीत जाए, नहीं। ये जो ड्रेंच था ये क्या करता है, ये अपने मित्र मिंचन के साथ क्या करता है, भागकर पुल्टा द्वीप पर शरण ले लेता है, पुल्टा द्वीप पर, यानी ये यहाँ से भागकर पुल्टा द्वीप पर शरण ले लेता है। लेकिन दोस्तों इसी का एक साथी था हालवेल, और वो फंस जाता है, वो क्या करता है, वो फंस जाता है और वो पूरी तरह से खुद को क्या करता है, समर्पण कर देता है सिराजुद्दौला के पास। तो ये फंस गया भैया। देखिए अब जब फंस गया तो यहीं पे दोस्तों एक कांड होता है, एक घटना घटती है, और इस घटना को नाम दिया काल कोठरी कांड। दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया और पूछा भी जाता है, काल कोठरी कांड या ब्लैक होल ट्रेजेडी, ठीक है। इसी हालवेल, यही चूंकि देखिए आगे बताता हूँ। देखिए होता क्या दोस्तों कि हालवेल जब समर्पण कर देता है तो एक घटना घटती है और ये घटना की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है। देखिए इसने, हालवेल ने एक पुस्तक लिखी है, और उस पुस्तक का नाम आलिव द वंडर, क्या है, आलिव द वंडर। इसने बुक में लिखा कि सिराजुद्दौला ने 21 जून 1756 को, ये नाम जरूर याद रखिए, ये दिन 21 जून 1756 को 18 फीट लंबे और 14 फुट 10 इंच चौड़े
कमरे में लगभग 146 अंग्रेजों को बंद कर दिया, जिसमें महिलाएं और बच्चे भी थे। और जब 21 जून की सुबह खोला गया तो इसमें केवल 23 लोग जीवित थे। दोस्तों आप बताइए मुझे कि 14 फीट, सोचिए 18 फीट लंबा और 14 फुट 10 इंच चौड़ा कमरा हो, उसमें कैसे आप 150 के आसपास व्यक्ति को बंद कर पाएंगे? बताइए, इतनी छोटी सी जगह में इतने ज़्यादा लोगों को अगर आप इकट्ठा करके भूसे की तरह भर दोगे तो जाहिर सी बात है उसमें लोग जिंदा रहेंगे? नहीं रहेंगे कुछ दिन बाद जब आप खोलेंगे। तो यही तो यहाँ पे भी हुआ क्या, देखिए एक चीज़ यहाँ पे बता देता हूँ। देखिए होता क्या है कि इसने क्या किया यहाँ पे, तो बताइए ऐसा तो होगा नहीं। तो देखिए यहाँ पे क्या है दोस्तों, यहाँ पे ये जो 21 जून है ना, ये जो 21 जून है ये 20 जून है, क्या है 20 जून, ठीक है 20, चूँकि 20 जून 1756 को बंद करता है और 21 जून सुबह क्योंकि क्या करता है, खोलता है, ठीक है। तो जब खोलता है तो इसमें दोस्तों केवल 23 लोग जीवित थे। कितने लोग? 23 लोग। और इन्हीं 23 लोग में हालवेल भी जीवित था, ये भी जीवित था। और जब ये खुद को जीवित पाता है तो ये क्या सोचता है कि ये खुद को जीवित रहने पर आश्चर्य मानता है, कहता है ये तो आश्चर्य, मैं जीवित हूँ। इसीलिए इसने क्या लिखा, लिव द वंडर। भाई ये तो जी गया, ये तो बड़ा आश्चर्य की बात है ना। तो ये बुक लिखा है ये। तो इसी को दोस्तों, इसी घटना को काल कोठरी कांड या ब्लैक होल ट्रेजेडी कहा गया, ठीक है। तो काल कोठरी कांड जिसे पूछा जाता है तो आपको 1756 बताना है, ठीक है। 1756, 21 जून 1756 को ये घटना घटी, ठीक है। चलिए दोस्तों, जब इतना कांड हो जाता है तो इतने कांड होने के बाद ये क्या करता है, सिराजुद्दौला जो है कोलकाता को अमीन चंद को सौंप कर मुर्शिदाबाद चला जाता है। अमीन चंद जो कि उसका एक कुशल मतलब वो सेनानायक था, ठीक है, अमीन चंद। सिराजुद्दौला ने क्या कर दिया, कोलकाता को अमीन चंद को सौंप कर वो मुर्शिदाबाद चला जाता है। चलिए अब आगे देखते हैं। तो देखिए होता क्या है दोस्तों, अब जब इसकी जानकारी अंग्रेज़ों को होती है, जब इसकी जानकारी अंग्रेज़ों को इसकी जानकारी मिलती है तो उसने क्या किया, तो उसने अपने 2 कुशल सेनानायकों को भेजा, 2 कुशल सेनानायकों। देखिए अब रॉबर्ट क्लाइव का आगमन होता है तो जैसे ही जानकारी अंग्रेजों को हुई तो इसने 2 कुशल सेनानायकों को भेजा। कौन कौन? एक रॉबर्ट क्लाइव था जो कि थल सेना का नेतृत्व कर रहा था और इसका एक सहायक वाटसन था। तो 2 व्यक्ति को इसने भेजा, ठीक है, अंग्रेजों ने भेजा। तो होता क्या दोस्तों कि अब चूंकि देखिए रॉबर्ट क्लाइव को दूरदर्शिता भी कहा गया, ठीक है। और इसने दोस्तों क्या किया, रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया कि इसने कोलकाता पर फिर से क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। इसने क्या कर लिया, कलकत्ता पर पुनः अधिकार करने के लिए इसने अक्टूबर 1756 में क्या कर लिया, मद्रास से रॉबर्ट क्लाइव को चूंकि भेजा गया तो रॉबर्ट क्लाइव जो था इसने जो है 2 फरवरी 1757 को कलकत्ता पर फिर से कब्जा कर लिया, ठीक है। चूंकि इस सैन्य अभियान में कौन कौन था, एडमिरल वाटसन भी था जो कि क्लाइव का सहायक था। तो दोस्तों होता क्या है कि क्लाइव का जो प्रभाव बढ़ रहा था ना, इससे डर कर नवाब ने क्या किया, इससे डर कर नवाब ने एक संधि कर ली जिसे अलीनगर की संधि कहा गया। क्या कहा गया, अलीनगर की संधि। और ये संधि कब हुई, 9 फरवरी 1757 को ये संधि होती है। तो देखिए अलीनगर की संधि में होता क्या क्या है, ये महत्वपूर्ण है। इस संधि देखिए आपको याद रखना है, डेट याद रखना है, 9 फरवरी 1757 को अलीनगर की संधि होती है। और किसके बीच होती है, रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच। तो देखिए इस संधि के अनुसार क्या था कि जैसे आज का एग्रीमेंट हम लोग कराते हैं ना, किसी को किराए पे मकान देना होता तो एग्रीमेंट कराते हैं, भैया ये चीज़ करेंगे तभी होगा। तो ठीक वही यहाँ पे भी होता है। संधि के अनुसार ये हुआ कि कभी भी अंग्रेजों से बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा से व्यापार करने के दौरान चुंगी कर नहीं लिया जाएगा। पहली संधि तो हो गई कि भैया वो व्यापार पूरी तरह जैसे पहले करते थे वैसे अब भी करेंगे, आप कोई टैक्स नहीं लोगे। चलिए दूसरा क्या था कि ये जो युद्ध हुआ जो कलकत्ता को अधिकार में किया गया, इसमें इस युद्ध हर जाने के रूप में 3 लाख आपको देना होगा, 3 लाख रुपए आपको देना होगा। तीसरी चीज़ कि बंगाल में टकसाल का निर्माण होगा, टकसाल यानी जहाँ पे सिक्का ढाला जाता है, टकसाल का निर्माण होगा। और दोस्तों यही अंग्रेजों का पहला टकसाल 1757 में बंगाल में खुला, याद रखिएगा। अंग्रेजों का पहला टकसाल 1757 में कहाँ पे खुला, बंगाल में खुला। अब देखिए चौथा पॉइंट ये था कि अंग्रेज किलेबंदी या किले का निर्माण कर सकें, यानी कहीं भी वो दुर्ग बनाना चाहें, किले बनाना चाहें तो उसमें कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए। तो ये बातें दोस्तों संधि के अनुसार होती हैं, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों इसने ये भी कहा कि मुगलों द्वारा जो देखिए वो तो मान लीजिए ठीक था, अंग्रेज भी देंगे, ठीक है। और एक चीज़ इसने कहा कि मुगलों द्वारा जो रियायत अंग्रेजों को दी गई वह नवाब भी देंगे, यानी जो रियायत मुगलों ने दिया, जो फर्रुखसियन ने दिया था वो नवाब भी देंगे। और
जो दस्तक था यानी जो फ्री पास था वो जैसा था वैसा ही रहेगा, मगर उसमें बंगाल, बिहार और उड़ीसा भी शामिल हो गया। यानी जो पहले उस दस्तक में बंगाल, बिहार, उड़ीसा नहीं शामिल था, तो अब उसमें बंगाल, बिहार और उड़ीसा भी, यानी वहाँ पे भी वो बिल्कुल अनियमित रूप से व्यापार कर सकेंगे, उसमें कोई रोक टोक नहीं होगा। तो दोस्तों देखिए क्या होता है, इतनी मतलब इस संधि के अनुसार जो इतनी सारी बातें थी, तो ये तो भाई उसको मानना पड़ा, और इसके तहत नवाब बिल्कुल कमज़ोर पड़ गया था। लेकिन देखिए होता क्या है दोस्तों, चूंकि क्लाइव था, क्लाइव भाई एक कुशल सेनायक भाई, वो तो अगर देखा जाए तो जो भारत पर अधिकार की बात करें, जो भारत पे अंग्रेजों का जो प्रभुत्व बढ़ता है वो यहीं से इसकी शुरुआत होती है, यहीं से भारत में एक अंधकार छाता है। ठीक है, हुआ क्या, अंधकार का दिन यहीं से शुरू होता है। क्यों? क्योंकि क्लाइव जो था ना, वो इतने से संतुष्ट नहीं था, वो बस ये नहीं चाहता था कि चलो अलीनगर की संधि होगी, आराम से बैठो, खाओ पियो मौज करो, ऐसा कुछ नहीं। अब उसके मन में एक चीज़ चल रहा था कि किसी तरह वो बंगाल पर आक्रमण करे और बंगाल को भी पूरी तरह से अपने कब्जे में ले, यानी वहाँ नवाब आपको हटाओ, ठीक है, सीधा सारी चीज़ें खुद को अंडर में करो। तो अब ये इसके दिमाग में चल रहा था, और इसके लिए इसने कूटनीति भी चली। इसके लिए कूटनीति क्या चला ये दोस्तों, कूटनीति इसने क्या किया, देखिए कूटनीति के तहत ये पहली चीज़ तो बंगाल पर कब्जा करने के लिए सोच रहा था, और इसने क्या किया, इसने ये भी सोचा कि किसी तरह हम बंगाल के नवाब, बंगाल के जो नवाब हो हमारी कठपुतली रहे। तो इसने क्या किया, इसने सिराजुद्दौला के जो प्रमुख अधिकारी थे ना, उनको अपनी तरफ मिलाना शुरू किया। तो इसने अधिकारियों को अपनी तरफ मिलाना शुरू कर दिया। और प्रमुख अधिकारी कौन कौन से, जैसे अमीन चंद बताया था, अमीन चंद जो कि कलकत्ता का प्रभारी अधिकारी था। इसके अलावा एक था राय दुर्लभ, एक और था दोस्तों, याद रखिएगा, राय दुर्लभ, इसका नाम था राय दुर्लभ, ठीक है, राय दुर्लभ, तो ये भी थे। तो अमीन चंद कलकत्ता का प्रभारी था। इसके अलावा जगत सेठ जो कि बंगाल का खजांची था, जिसको बैंकर भी कहते हैं। सुदीम खां जो कि सेना की निगरानी करता था। और मेन दोस्तों इसका मीर जाफ़र जो कि सिराजुद्दौला का सेनापति था। कहते हैं आधी सेना तो इसी के पास थी भाई, इसको अगर मिला ले तो सिराजुद्दौला तो वास्तव में कमज़ोर पड़ जाएगा। और यही हुआ दोस्तों, इसने ही धोखा दिया, मीर जाफ़र ने। धोखा तो सभी देते हैं, लेकिन सबसे बड़ा धोखा दोस्तों मीर जाफ़र, क्योंकि इसी को अंग्रेज लालच देते हैं। ठीक है, तो इनको क्या करता है अंग्रेज, अपनी तरफ मिलाते हैं। अब देखिए अंग्रेज थे इतने चालाक, इन्हें लालच तो दिया, लेकिन ये इन पर पैसा नहीं खर्चा करना चाहते, इन पर पैसा बिल्कुल नहीं खर्चा करना चाहते। देखिए होता क्या है, इसने सबसे पहले यहाँ पे जो दिख रहा है आपको अमीन चंद, है ना, इसने क्या किया, अमीन चंद के बारे में ये कहा जाता है कि इसने जो षड्यंत्रकारी थे और अंग्रेज थे, इनके बीच मध्यस्थता का काम किया। ठीक है, मध्यस्थता का काम किया। और ये भी लालच दिया कि लालच इसे ये भी दिया गया कि भैया आपको सिराजुद्दौला के खजाने से 50% की हिस्सेदारी मिलेगी। भाई इतना बड़ा इसको लालच दिया गया। लेकिन अंग्रेजों ने सबसे ज़्यादा फ़ायदा मीर जाफ़र का उठाया, सबसे ज़्यादा इसका उपयोग किया, सबसे ज़्यादा इसका उपयोग किया। क्यों? क्योंकि देखिए क्या किया इसने, अंग्रेजों ने एक संधि पत्र बनाई, संधि पत्र, है ना। और संधि पत्र में दोस्तों यहाँ पे क्या किया इन्होंने संधि पत्र में देखिए एक दो संधि पत्र, एक तो ओरिजिनल बनाई, दूसरा लोकल बनाई, एक जाली और एक ओरिजिनल। तो जाली जो था वो लाल कलर की होती थी। देखिए ओरिजिनल में क्या किया इसने, ओरिजिनल में मीर जाफ़र से हस्ताक्षर करवाया, जो संधि पत्र बनाया ओरिजिनल में मीर जाफ़र से हस्ताक्षर करवाया। और इसमें इसने क्या कहा, इस हस्ताक्षर के अनुसार इसने क्या कहा, तो अब क्या था दोस्तों, जब इसने संधि पत्र पर हस्ताक्षर करवाया मीर जाफ़र से, तो दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, देखिए एक मिनट, ओके, देखिए जब इसने संधि पत्र पर हस्ताक्षर करवाता है तो दोस्तों होता क्या है कि मीर जाफ़र द्वारा जो संधि पत्र, तो इसने इसके अनुसार क्या बताया, देखिए संधि हस्ताक्षर पर इसने क्या क्या मतलब कंडीशन रखा कि भैया आपको तो मैं बंगाल का नवाब बना दूंगा, आपको मैं बंगाल का नवाब बना दूंगा, लेकिन आपको अंग्रेज को सारी रियायत देनी होगी, आपको अंग्रेजों को क्या करना पड़ेगा, सारी रियायत देनी होगी। दूसरी चीज़, कलकत्ता में किलेबंदी एवं टकसाल ढालने की अनुमति भी देनी होगी। तीसरी चीज़, अंग्रेज आपके यहाँ रेजिडेंट के रूप में रहेंगे और उनकी ज़रूरतों को भी आप ही पूरा करेंगे। चौथी चीज़, 24 परगाना की दीवानी भी देनी पड़ेगी। परगाना यानी जिसको हम जिला कहते हैं, आज का जिला इससे होता है ना, वैसे 24 परगाना की आपको दीवानी भी देनी पड़ेगी। तो भैया इसने संधि पत्र पर हस्ताक्षर करवा लिया। अच्छा किसके लिए, बस यही लालच दिया कि भैया आपको हम बंगाल का नवाब बनाएंगे, बंगाल क्या बनाएंगे, नवाब बनाएंगे। और ये था, देखिए ये भी क्या था, भले इसको बंगाल का नवाब बना देंगे, लेकिन दोस्तों ये भी एक कठपुतली था। बाद में ये खुद रिजाइन दे देता है कि भैया मुझसे नहीं हो पाएगा, इतना ज़्यादा बोझ पड़ जाता है इसके राजस्व के ऊपर। ठीक है, तो धोखा तो देता ही है, गद्दार निकला ये। ठीक है, चलिए देखिए होता क्या है, जब इतनी सारी बातें तय हो गई, अब अंग्रेज बिल्कुल आश्वस्त हो गए, पूरी तरह से ये हो गया, चलो ठीक है भैया सब तैयारी वारी हो गई, अब युद्ध के लिए मुझे क्या करना है, अब केवल सिराजुद्दौला को उकसाना है।
और सिराजुद्दौला को उकसाना तो करना क्या पड़ेगा, देखिए तो उकसाने के लिए इसने क्या किया, इसने जो है रॉबर्ट क्लाइव ने 1757 को मुर्शिदाबाद की तरफ बढ़ते हुए कटवा को जीत कर आगे बढ़ता है। कटवा का स्थान था, तो कटवा को जीत कर आगे बढ़ता है दोस्तों। देखिए कटवा को जीत कर आगे बढ़ता है, तो कटवा दोस्तों, अगर मैं कटवा की बात करूं तो इसे जो है बंगाल का मुख्य, मतलब ये यहाँ पे इसकी बात करें तो इसको मुख्य द्वार भी कहा जाता है, ठीक है। यानी बंगाल की राजधानी की मुख्य द्वार भी इसे कहते हैं, किसको, कटवा को बंगाल की राजधानी का मुख्य द्वार भी कहा जाता है। दोस्तों जब इसकी जानकारी सिराजुद्दौला को हुई तो सिराजुद्दौला क्या करता है, मुर्शिदाबाद से 22 मील दूर बंगाल के नदिया जिले में स्थित प्लासी के मैदान में आ पहुंचता है। यानी अब ये यहाँ पे जहाँ पे युद्ध होता है वहाँ पे ये भी पहुँच जाता है। देखिए यहाँ पे लिखा हूँ, प्लासी का मैदान पश्चिम बंगाल में भागीरथी या हुली नदी किनारे। तो ये दोस्तों जब पता चलता है ना, तो मुर्शिदाबाद से 22 मील दूर ही वो बंगाल के नदिया जिले में स्थित प्लासी के मैदान में क्या करता है, वो भी पहुँच जाता है, जहाँ पे दोनों का युद्ध होता है, दोनों के बीच क्या होता है, युद्ध होता है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको तो समझ में आ ही हो गया होगा, ठीक है। तो देखिए तो अब क्या होता है, युद्ध शुरू हो जाता है दोस्तों, इतना सारा रीजन था, युद्ध तो शुरू हो जाता है। तो युद्ध जब शुरू हो जाता है ना, तो होता क्या है कि रॉबर्ट क्लाइव सिराजुद्दौला के बीच युद्ध होता है। लेकिन दोस्तों चूंकि पहले से ही उसके जो कुशल सेना नायक लोग थे वो पहले से ही क्या हो गए थे, मिल गए थे। तो जब युद्ध होता है ना, तो इसके जो प्रमुख अधिकारी थे वो बिल्कुल निष्क्रिय थे, कुछ कर ही नहीं रहे थे, निष्क्रिय, क्योंकि सारा षड्यंत्र तो पहले ही रचा हुआ था। लेकिन दोस्तों अगर बात करें तो सिराजुद्दौला के साथ दोस्तों इसका जो एक और मीर मदन और मोहनलाल, ये दो जिसने क्या किया, आखिरी सांस तक ये युद्ध करते रहे, आखिरी सांस तक इसने सिराजुद्दौला का साथ दिया, और यहीं पे लड़ते लड़ते इन दोनों की मृत्यु हो जाती है, मोहनलाल और मीर मदन, ठीक है। दोस्तों अंत में क्या होता है कि इस युद्ध में सिराजुद्दौला क्या होता है, पूरी तरह से पराजित हो जाता है और वहाँ से भागकर मुर्शिदाबाद आ जाता है। कहाँ पे, मुर्शिदाबाद। लेकिन दोस्तों होता क्या है, देखिए अंग्रेजों ने कहा था कि भैया जब तक सिराजुद्दौला मरेगा नहीं तब तक आप यानी मीर जाफ़र बंगाल का नवाब बनेंगे नहीं, यानी जब तक सिराजुद्दौला मरेगा नहीं तब तक मीर जाफ़र बंगाल का नवाब नहीं बन सकता। तो उसकी हत्या तो करनी ही थी। तो मीर जाफ़र ने क्या किया, मीर जाफ़र ने अपने पुत्र को कहा, ठीक है। तो मीर जाफ़र का जो पुत्र था मीर मीरन, इसी के कहने पर मोहम्मद अली बेग ने सिराजुद्दौला की हत्या कर दी, सिराजुद्दौला की क्या कर दी, हत्या कर दी। तो यहीं पे दोस्तों इस युद्ध की होती है समाप्ति, और इस युद्ध का जो मेन बैकग्राउंड, जो रीजन था और जो रिजल्ट आया वो यही था, ठीक है। दोस्तों एक क्वेश्चन और तैयार कर लीजिए कि इस समय भारत का मुगल बादशाह कौन था। तो याद रखिएगा इस समय भारत का मुगल बादशाह आलमगीर द्वितीय था। कौन था, आलमगीर द्वितीय। दोस्तों आलमगीर द्वितीय, देखिए 1757 में आपका प्लासी का युद्ध हुआ, और 2 साल यानी 1759 में किसका युद्ध होता है, बेदरा का युद्ध होता है। किसका, बेदरा का युद्ध, किसके बीच, अंग्रेज और डचों के बीच होता है। तो बेदरा का युद्ध आलमगीर द्वितीय मतलब इस समय शासनकाल में किसके शासनकाल में होता है, आलमगीर द्वितीय के शासनकाल में। और दोस्तों इसी समय ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री था वो विलियम पिट्स थे। कौन थे, विलियम पिट्स। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, विलियम पिट्स थे, ठीक है। ये महत्वपूर्ण चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। कौन थे, विलियम पिट्स, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें दोस्तों, ये आपको याद ही रखना है, ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन तो पूछ लेता है, ठीक है, विलियम पिट्स के बारे में, ठीक है। उस समय बंगाल का ये पूछ लेता है कि उस समय मुगल शासक कौन था, तो आपको बताना आलमगीर द्वितीय। और पूछ लेता है कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, तो उसमें आपको बताना है, क्या बताना है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के बारे में तो आपको बताना है कि ये विलियम पिट्स थे, ठीक है। दोस्तों विलियम पिट्स का एक कथन है, किसके बारे में, रॉबर्ट क्लाइव के बारे में। इसने ये कहा था कि वह स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक है, यानी हेवन बॉर्न जनरल, ये कहा था, वह स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक। किसने कहा था, विलियम पिट्स ने ही कहा था। किसके बारे में, रॉबर्ट क्लाइव के बारे में, ठीक है। तो रॉबर्ट क्लाइव जो है दोस्तों यहीं से, यानी रॉबर्ट क्लाइव को ही श्रेय दिया जाता है कि भारत पे अगर इसकी शुरुआत करता है शासन का, तो ये रॉबर्ट क्लाइव की देन थी, ठीक है। तो दोस्तों ये लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। प्लीज़ दोस्तों आप प्लेलिस्ट में जाके लेक्चर को आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप अध्यापक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, टेट, सीटेट, सुपर टेट, तो प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को ज्वाइन कीजिए। यहाँ पे आप हर एक सब्जेक्ट का टॉपिक आप प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।